गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंतर्गत हम ओस्टेट का प्रयोग को देखेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओस्टेट का प्रयोग। सन 1820 में डेनमार्क के महान वैज्ञानिक ओस्टेड ने देखा, अपने प्रयोगों के द्वारा देखा, उन्होंने ये देखा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके प्रायोगिक प्रदर्शन को अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो ओस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा, पहला चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी एक चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये दाब कुंजी है, दाब कुंजी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके पास रखा हुआ चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप पैदा नहीं हो रहा है। ये चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। दूसरे चित्र में स्पष्ट है, जब हम दाब कुंजी को दबाते हैं तो इस ए बी में विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगती है। चूंकि दूसरे चित्र में ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगती है तो चुंबकीय सुई चित्र के अनुसार विक्षेपित होने लगता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप पैदा होता है। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं धारा की दिशा को बदल दिया गया है। धारा की दिशा यहाँ पर बी टू ए, बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल गई है। इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रयोग किया और उन्होंने ये देखा धारा की प्रबलता को अगर बढ़ा देते हैं तो विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेक्षणों के द्वारा देखा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो रहा है,
चुंबकीय सुई में विक्षेप भी उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप की दिशा क्या होगी तथा धारा की दिशा क्या है, दोनों में संबंध बताने के लिए एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको कहा गया एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम अर्थात विद्युत धारा की दिशा और साथ ही साथ चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप किस दिशा में विक्षेप होगी, दोनों में संबंध बताने के लिए एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कहा गया एम्पियर का नियम। ये पेरिस के वैज्ञानिक थे A.M. एम्पियर। इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ABCD एक आयताकार कुंडली है, इसमें तीर की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके, यहां पर ये चुंबकीय सुई है, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तार के समानांतर धारा प्रवाह की दिशा में तैरता है। हम ऐसा कल्पना करते हैं कि व्यक्ति जो है, इसका मुंह किधर है, चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, चुंबकीय सुई की ओर है, और ये व्यक्ति तार के समानांतर चित्रानुसार तैर रहा है। तो चुंबकीय सुई का विक्षेप तैरने वाले व्यक्ति के लेफ्ट हैंड साइड विक्षेपित होगा। यहाँ पर ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट और लेफ्ट, ऐसा तैर रहा है, ये ऐसा इस टाइप पर तैर रहा है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये तो इस डायरेक्शन पे ऐसा विक्षेपित होता है। एक बार और मैं इसको अच्छे से बता दूं, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तार के समानांतर धारा प्रवाह की दिशा में तैर रहा है, ऐसा तैरता है वो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। चित्र में दिखाया गया है ABCD एक कुंडली है, व्यक्ति चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तैर रहा है। देखिए दो समानांतर यहाँ पर B और C और D और A, दो समानांतर तार है, लेकिन दोनों में धारा की दिशा विपरीत है। और हर कंडीशन में, चारों कंडीशन में देखिए, जो व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड है वो चुंबकीय सुई की ओर ही है। ऊपर और नीचे के भाग में धारा की दिशा विपरीत होती है, किंतु धारा की दिशा में सुई की ओर मुंह करके तैरने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ हमेशा उसकी जो दिशा है वो बदलती नहीं है। बाएं हाथ की दिशा यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। इस प्रकार से चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या को हम बढ़ा दें, बहुत सारे फेरे रख दें, तो
जो चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान बढ़ जाता है और इसी का उपयोग धारादर्शी इसी नियम का प्रयोग करके धारादर्शी का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया एम्पियर का नियम। अब हम देखते हैं सरल रेखीय विद्युत वाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। सरल रेखीय विद्युत वाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। सरल रेखीय विद्युत वाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम प्रयोग के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक गत्ता का टुकड़ा लेते हैं, उसके बीचों बीच छेद कर देते हैं और छेद के आर पार एक तांबे की तार को इस प्रकार से आर पार कर देते हैं। क्या करते हैं, एक गत्ते का टुकड़ा लिया, बीच में छोटी सी छिद्र किया और उसके आर पार हम तांबे के तार को चित्रानुसार ऐसा लगा देते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे हम टुकड़े बुरादे रख देते हैं। इसमें विद्युत धारा, जो तांबे का तार है, इसमें हम विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात इसको टेबल में रख देते हैं और उसको हम धीरे धीरे खटखटाते हैं। ऐसा हम टेबल को खटखटाते जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये जो बुरादा है वो सकेंद्री, इस जो धारावाही चालक है उसके चारों ओर सकेंद्री वलय के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है। ये जो बुरादे होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, कागज का गत्ता का टुकड़ा लिया, गत्ता का टुकड़ा लेने के पश्चात बीच में छिद्र किया, छिद्र करने के पश्चात उसके आर पार एक चालक लगा दिया, टेबल में इसको क्षैतिज रख दिया, इसके अंदर छोटे छोटे लोहे के बुरादे रख दिए। जब ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और टेबल को धीरे धीरे खटखटाते हैं, गत्ते को धीरे धीरे खटखटाते जाते हैं तो ये बुरादा जो है सकेंद्री वलय के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है। इस प्रकार ये सकेंद्री वलय ही चुंबकीय बल रेखाओं को शो करता है, यही बताता है, ये बल रेखाएं बताता है। यदि हम इसके चारों ओर बल रेखाएं खींचना चाहें तो इसी रूप में हमको बल रेखाएं दिखाई देती है। जब धारा की दिशा को बदल दी जाती है तो हमें बल रेखाएं इस रूप में प्राप्त होती है। हमको ये भी मालूम है कि बल रेखाओं पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। यहाँ पर जो बल रेखाएं हमको प्राप्त होती है उसकी दिशा क्या होगी, या जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा क्या होगी, इसको बताने के लिए कुछ नियम है हमारे पास, कुछ नियम दिया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं।
मैक्सवेल का सबसे पहला नियम है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस प्रकार से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। इसकी दिशा क्या होगी, किस प्रकार से होगी, इसको बताने के लिए ये पहला नियम है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अर्थात इस नियम के मुताबिक यदि दक्षिणावर्ती कागज पेंच को इस तरह से घुमाया जाए, जैसे मान लो ये ऐसा है, इसको पकड़ के हम घुमाते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर होता है इस टाइप का, अगर हम उसको इस प्रकार के ऐसा पकड़ के घुमाएं तो ये जो पेंच है वो धारा की दिशा में आगे बढ़ता है। धारा की दिशा में अगर ये पेंच आगे बढ़ता है तो इसको घुमाने के लिए हमारा जो अंगूठा है, जैसे इस टाइप का रहता है, अगर ऐसा हम घुमाएंगे ऐसा, और ये जो है पेंच जो है धारा की दिशा में अगर आगे बढ़े तो ये जो अंगूठा जिस दिशा में मुड़ता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये मुठ है, इसको अगर हम ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाते हैं तो ये पेंच जो है धारा की दिशा में आगे बढ़ता है। स्क्रू को अपन कसते हैं, टाइट करते हैं ऐसा, तो आगे बढ़ता जाता है, ऐसा घुमाते हैं दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज, इसको ऐसा घुमाएंगे, इस टाइप ऐसा घुमाते चले जाते हैं। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन पे घूमता है वो धारक, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो ये हो गया मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। एक इसी दूसरा नियम है दाहिने हाथ का नियम। इस नियम के मुताबिक यदि धारावाही चालक को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें, जैसे ये मान लो चालक है, इस धारावाही चालक है, इसको हम इस रूप में ऐसा पकड़ें, ये ऐसा इस रूप में, ये धारावाही चालक है, इसको हम इस रूप में पकड़ते हैं, अर्थात अंगूठा धारा की दिशा को बताता है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। जैसे इसको अपन चित्र के माध्यम से अगर हम देखना चाहें, ये मुड़ी हुई उंगलियां ये धारा की दिशा को बताता है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां जिस दिशा में ऐसा मुड़ी हुई है, इस डायरेक्शन पे ऐसी मुड़ी हुई है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये हो गया दाहिने हाथ का नियम। हम दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा यदि धारा की दिशा को शो करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करती है। इस प्रकार से इस दोनों नियम की सहायता से हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, और हमको मालूम है चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा को बताता है। तो हम इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा नियम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इस नियम के मुताबिक हम दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। हाथ में मैं जो दिखा रहा हूं आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये उंगलियां और ये एक दूसरे के लंबवत है। और यदि ये उंगलियां उस बिंदु को बताता है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार से लंबवत बाहर की ओर होगी, हथेली के बाहर लंबवत होगी। चित्र के माध्यम से भी इसको अपन देख लेते हैं।
ये धारा की दिशा को बताता है। और ये जो है जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है उसको इंगित करता है, तो दोनों के लंबवत ये दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये धारा आई, अंगूठा जो है, अर्थात इस नियम के मुताबिक दाहिने हाथ को, हथेली को हम इस प्रकार से फैलाएं कि उंगलियां एक दूसरे के लंबवत, अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, चित्र में जैसा दिखाया गया है। अगर अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताता है और उंगलियां जो है उस बिंदु को इंगित करता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हथेली की लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस प्रकार से हम इन तीनों नियम की सहायता से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तीव्रता की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। हमें पता है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात हो, कितनी होगी, इसके बारे में बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ऑस्टेड ने तो जरूर ये बता दिया कि किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है चालक के आसपास, इसके बारे में 1820 में फ्रांस के दो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कहा जाता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चित्र में दिखाया गया है ए भी एक चालक है, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के छोटे से अल्पांश, चित्र में साफ दिख रहा है DL, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपात होती है। चालक में प्रवाहित धारा I के अर्थात
डी बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ए भी एक चालक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके छोटे से अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB पहला चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपात होती है। dB प्रोपोर्शनल टू I, धारा की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना अधिक होगा। दूसरा है अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dP प्रोपोर्शनल टू dl अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपात होती है। चूंकि यहाँ पर अल्पांश की लंबाई dl लिया हुआ है तो dB प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा है अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, तीसरी बात समझ में आ गई ना कि तीसरा पॉइंट ये है dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या है? अल्पांश, ये अल्पांश है, चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, दोनों के बीच का कोण थीटा, यहाँ पे हमने इसको थीटा के द्वारा व्यक्त किया गया है, के ज्या मीन्स साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। और एक चौथा पॉइंट है अल्पांश से बिंदु P की बीच की दूरी r है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चित्र में दिखाया गया है अल्पांश से बिंदु P की दूरी r है तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम होगा, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस प्रकार से किसी चालक के छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB पहला है dB प्रोपोर्शनल टू I, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपात होती है dB प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपात होती है। और चौथा है dB प्रोपोर्शनल टू अल्पांश की उस बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होती है। हम इस चारों को मिला देते हैं, एक साथ मिला देते हैं। तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बटे r का वर्ग। हम चारों को मिला दिए, dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू dl, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। चारों को मिलाने के पश्चात हमको dB प्रोपोर्शनल टू ये प्राप्त होता है। समानुपात को हटा देते हैं तो कोई न कोई नियत राशि कांस्टेंट का गुणा किया जाता है तो dB इक्वल टू स्मॉल के I dl साइन थीटा बटे r का स्क्वायर, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है।
समानुपात को हटाते हैं तो कोई न कोई नियत राशि का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर एक के जो है एक हम अनुपातिक नियतांक लिए हैं और इस के का मान सीजीएस पद्धति के लिए अलग होगा, मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। सीजीएस के लिए अलग होगा, एम के लिए एस के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीजीएस पद्धति में। सबसे पहले अपन देखते हैं सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। सीजीएस पद्धति में अगर हम लेते हैं तो वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान 1 होता है, अर्थात डी बी इक्वल टू होगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर गॉस। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1, इसको 1 उसको 2। तो ये सीजीएस पद्धति में इस छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा डी बी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर गॉस। अब इसी को हम एसआई पद्धति में देखते हैं। SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए के का मान होता है के का मान होता है म्यू 0 बटे 4 पाई। के बराबर प्राप्त होता है वायु या निर्वात के लिए म्यू 0 बटे 4 पाई, जहाँ पर म्यू 0 को कहा जाता है वायु या निर्वात की पारगम्यता। इसको म्यू 0 को कहा जाता है वायु या निर्वात की पारगम्यता कहते हैं, और इसका जो मान होता है म्यू 0 बराबर होता है 4 पाई गुणित 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। इसका जो मान होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में वायु और निर्वात के लिए होता है के इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई। म्यू 0 है वायु और निर्वात की पारगम्यता, इसको कहते हैं वायु और निर्वात की पारगम्यता। इसका जो मान होता है म्यू 0 बराबर होता है 4 पाई गुणित 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। ये मान रख देते हैं अपन, जो समीकरण नंबर 1 जो प्राप्त किए हैं उसमें हम मान रख देते हैं। तो ये हमको मिलेगा डी बी इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर का 2। समीकरण नंबर 1 में मान रख दिया के का मान। तो एसआई पद्धति में इस छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा डी बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। और हमको मालूम है ये कितने के बराबर है, 10⁻⁷ के बराबर है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है
डी बी इक्वल टू 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा बटे आर का वर्ग वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों समीकरण बायो-सेवर्ट के नियम को बताता है। समीकरण नंबर 2 सीजीएस पद्धति में हमने निकाला और समीकरण नंबर 3 एसआई पद्धति में है और समीकरण नंबर 4 भी एसआई पद्धति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब इसकी दिशा क्या होगी, क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हम नियम लगा देते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगा देते हैं। देख लीजिए, यदि हम दाएं हाथ की अंगूठा और उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा, यहाँ पर देखिए चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो धारा की दिशा है अंगूठे की ओर है और ये उंगली उस बिंदु को शो करता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा रखकर देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अंदर की ओर होगी, पर हम कागज, चूंकि कागज क्षैतिज नीचे रहता है तो हम उसको कह सकते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर नीचे की ओर होगी। यहाँ पर dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा कागज के तल के, आप चूंकि बुक में क्षैतिज रखे हुए हैं इसलिए वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। जब नीचे की ओर होगी तो संकेत में उसको हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, अंदर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी तो, और यदि लंबवत बाहर की ओर होगी तो हम उसको संकेत में इस रूप में ऐसा व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट का नियम का मान सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में। अब हम देखते हैं विद्युत धारा के मात्रक बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीजीएस पद्धति में विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसका जो मात्रक है, धारा का मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक या एब एम्पियर भी इसको कहा जाता है। एब एम्पियर भी इसको कहते हैं। हमको मालूम है सूत्र सीजीएस पद्धति में dB बराबर, हम इसको परिभाषित करेंगे, विद्युत चुंबकीय मात्रक या एब एम्पियर को परिभाषित करेंगे तो सीजीएस पद्धति में हमको मालूम है dB बराबर होता है आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। इस सूत्र में यदि अल्पांश की लंबाई dl बराबर हम यदि 1 सेंटीमीटर लें, जो यहाँ पर अल्पांश लिया हुआ है उसकी लंबाई को हम यदि 1 सेंटीमीटर लेते हैं और अल्पांश से बिंदु P की दूरी r इक्वल टू भी हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं और यदि साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 हमको कब प्राप्त होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब हमको साइन थीटा का मान 1 प्राप्त होगा। अर्थात जो चालक है वो चालक किस रूप में होना चाहिए? इस वृत्ताकार, इस रूप में होना चाहिए। तब ये छोटा सा अल्पांश ये dl हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बिंदु P है सपोज, ये r है, ये कोण थीटा हो जाएगा। हमको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर
अर्थात जो त्रिज्या होती है हमेशा लंब होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 90। ये कंडीशन प्राप्त करने के लिए धारावाही चालक को वृत्ताकार लेते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो त्रिज्या होती है परिधि पर हमेशा 90 डिग्री पर होती है। और यदि dB इक्वल टू 1 गास, अर्थात इस समीकरण में यदि dl इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, साइन थीटा इक्वल टू 1 अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और dB इक्वल टू 1 अगर लेते हैं और सबका मान रख देते हैं तो I इक्वल टू प्राप्त होता है एक विद्युत चुंबकीय मात्रक। I इक्वल टू हमको 1 प्राप्त हो रहा है। 1 कब प्राप्त हो रहा है? जब हम वायु या निर्वात में, देखिए I इक्वल टू 1 विद्युत चुंबकीय मात्रक, अर्थात एक विद्युत चुंबकीय मात्रक या एक एम्पियर धारा वह धारा है जो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, वायु या निर्वात में रखे हुए 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित होने पर केंद्र पर यदि एक गास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे तो उसको कहा जाता है एक विद्युत चुंबकीय मात्रक या एक एम्पियर धारा कहा जाता है। इसी प्रकार से हम ऐसा ही पद्धति में देखते हैं, सेम ऐसा ही पद्धति में हमको मालूम है dB इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r का स्क्वायर। ऐसा ही पद्धति में धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, यदि सूत्र में dl इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर, r इक्वल टू भी 1 मीटर और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू अगर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर हो, तो ये सब मान हम इस समीकरण dB इक्वल टू ये 10⁻⁷ के बराबर है, ये 10⁻⁷ के बराबर है, ठीक है। तो इस सब मान को अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है I बराबर 1 एम्पियर, अर्थात 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो निर्वात में रखे किसी 1 मीटर त्रिज्या वाले 1 मीटर के चाप में प्रवाहित करने पर केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, तो उस धारा को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। इस प्रकार से आज हम पूरे इस कालखंड में धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा, उसके अंतर्गत हमने ओस्टेड ने जो प्रयोग किया उसके बारे में अध्ययन किया, धारा की दिशा तथा चुंबकीय सुमेय विक्षेप को बताने के लिए एम्पियर का नियम हमने देखा, साथ ही साथ बायो-सेवर्ट का नियम देखा और बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हमने एम्पियर तथा एब एम्पियर को परिभाषित किया। धन्यवाद।